नमस्कार। हेलो डॉक्टर की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी की। अधिकतर लोग फिजियोथेरेपी को एक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से ज्यादा कुछ नहीं मानते। कुछ इसके दायरे को मसाज तक सीमित कर देते हैं, तो कुछ इसे खेल के दौरान लगने वाली चोट को ठीक करने के लिए उपयोगी मानते हैं। पर फिजियोथेरेपी इससे कहीं ज्यादा उपयोगी है। मानसिक तनाव, घुटनों, पीठ या कमर में दर्द जैसे कई रोगों से बचने या निपटने के लिए बिना दवा खाए या चीरा लगवाए फिजियोथेरेपी एक असरदार तरीका है। मौजूदा समय में अधिकांश लोग दवाइयों के झंझट से बचने के लिए फिजियोथेरेपी की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये न केवल कम खर्चीला होता है बल्कि इसके दुष्प्रभाव की आशंका ना के बराबर होती है। क्यों और कब जरूरी है फिजियोथेरेपी, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर चंद्रेश अरोड़ा। अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी की, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दर्शकों को आपके बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ अपने बारे में बताएं। बहुत सारी विधाएं हैं डॉक्टरी में, आपने फिजियोथेरेपी को क्यों चुना? बेसिकली फिजियोथेरेपी बहुत नई ब्रांच आप कह सकते हैं जी। बहुत पहले हम लोग जब छोटे थे सुनते थे कि क्रिकेट के मैच में एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, बस उसके आगे हम नहीं बढ़ पाते थे कि फिजियोथेरेपी क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिजियोथेरेपी बेसिकली चुनने के पीछे एक कारण ये भी रहा कि फिजियोथेरेपिस्ट एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स को देख सकता है। लाइक न्यूरो हम देख सकते हैं, ऑर्थोपेडिक कंडीशन हम देख सकते हैं, और सबसे बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरीज जिसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है एक फिजियोथेरेपिस्ट का। तो और हमारा शौक स्टार्टिंग से ही एक स्पोर्ट्स इंजरी केयर में था, तो हमने ये सोचा कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम जाएं और स्पोर्ट्स प्लेयर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की केयर करके हम थोड़ा सा कुछ आगे कर सकें। जी। कहाँ से आपने अपनी स्टडी वगैरह करी, उसके बारे में? जयपुर से ही हमने डिग्री कोर्स किया था, और उसके बाद हमारे मास्टर्स न्यूरो में दिल्ली से किया मैंने। जी। ओके। तो आपका जो मेन दखल है वो स्पोर्ट्स इंजरी की ही तरफ है। हाँ, बेसिकली वही। चलिए डॉक्टर साहब, लोग बहुत कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। इन ब्रीफ थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि फिजियोथेरेपी आखिर है क्या? फिजियोथेरेपी बेसिकली एक बहुत नई ब्रांच आप कह सकते हैं हमारे मेडिकल में जी। और इसके अंदर किसी भी तरह की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी है, और हाइड्रोथेरेपी का भी हम लाइक स्विमिंग पूल का हम भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर जी। और बेसिकली दो तरीके के पेन होते हैं हमारी बॉडी में, केमिकल और मैकेनिकल। जी। केमिकल प्रॉब्लम्स और केमिकल पेन के लिए तो हम दवाई लेंगे जो मस्ट है, जिसके बिना वो सही नहीं होगा। लेकिन मैकेनिकल पेन, लाइक मैकेनिकल पेन में कोई इंजरी लगना दौड़ने भागने से, लॉन्ग सीटिंग हमने दे दी, बहुत देर तक कंप्यूटर में काम कर लिया, जो इंजरी हो रही है हमारे, ये एक्सीडेंटल केस या फ्रैक्चर के बाद के जो पेन रहते हैं, जो मैकेनिकल इंजरी में बेसिकली आते हैं, उनको सही करने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। आपके मूवमेंट्स के थ्रू ही आपको हम सही करते हैं। हमारे नजरिए में मूवमेंट्स और मोशन ही सबसे बड़ी मेडिसिन है आपकी बॉडी के लिए। जी। बेसिकली यही फिजियोथेरेपी का रोल है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें अपने भारतीय संस्कृति की, तो जो मसाज या मालिश जिसे कहते हैं, कहीं उससे मिलता जुलता नहीं है? नहीं, मसाज और मालिश बहुत अलग चीज है। हाँ, फिजियोथेरेपी के अंदर एक पार्ट है मसाज और मालिश। फिजियोथेरेपी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके हम डिवीजन कर सकते हैं। लाइक एक्सरसाइज थेरेपी है, मोबिलाइजेशन है, आप मसाज भी उसके अंदर एक पार्ट है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में MFR बोलते हैं, मसाज नहीं बोलते हैं। और हाइड्रोथेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, जिसके अंदर कुछ मशीन्स को भी हम यूज करते हैं। लेकिन सबसे मेन रोल एक्सरसाइज थेरेपी का होता है। बाकी सब चीज तो असिस्ट करती है पेशेंट को, थोड़े टाइम के लिए पेन रिलीफ कर देते हैं हम लोग, लेकिन परमानेंट क्योर करने के लिए उनको हम एक्सरसाइज ही देते हैं करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है फिजियोथेरेपी को लेकर? बहुत ज्यादा। आज से 12-13 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया था, तब लोगों को हमें बोलना पड़ता था कि फिजियोथेरेपी क्या है, हम आपको क्यों करनी चाहिए। लोग भी हमसे पूछते थे कि सर इससे कैसे होंगे हम। लेकिन अभी अवेयरनेस है। अभी एक हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, उनको मालूम है कि इस कंडीशन में हमको जरूरत पड़ेगी फिजियोथेरेपी की। इवन अब बहुत डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोफिजिशियंस, हॉस्पिटल्स भी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि इसके बाद आपको फिजियोथेरेपी लेनी है, तभी आप ठीक हो पाएंगे। और स्पोर्ट्स पर्सन तो एज यूजुअल दे नोज कि वो किसी भी फिजिशियंस के पास जाने से पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आते हैं। देन हम उनको बोलते हैं कि अब आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। सबसे ज्यादा कारगर किस शरीर के अंग के लिए फिजियोथेरेपी है? सभी। बॉडी का शायद कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके लिए फिजियोथेरेपी कारगर नहीं है। गर्दन हो, घुटना हो, जहाँ पे भी जो भी बॉडी का पार्ट मूवमेंट करता है, उन सब के लिए फिजियोथेरेपी कारगर है। आपके पास किस तरह के जो मरीज हैं वो सबसे ज्यादा अब आने लगे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये
आज से कुछ साल पहले मेरे पास सिर्फ कमर दर्द और घुटने के दर्द के अलावा कुछ पेशेंट्स ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन आज के टाइम में स्पोर्ट्स के तो आ ही रहे हैं, लेकिन गर्दन के दर्द के, एल्बो पेन, रिस्ट पेन के बहुत ज़्यादा, जब से ये स्मार्टफोन्स आ रहे हैं और मोबाइल से बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, झुक के बहुत बैठना, तो सर्वाइकल पेन, नेक पेन, बैक पेन, हर तरीके के, घुटने का दर्द, हर तरीके के लोग आ रहे हैं मेरे पास। फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही थी, तब आपने बताया था किस कौन कौन सी ब्रांचें हैं, क्या क्या इसमें स्पेशलाइजेशन होता है? देखिए, फिजियोथेरेपी में मैम क्या है कि बैचलर पहले करना पड़ता है किसी भी स्टूडेंट्स को, जो 4.5 ईयर्स का होता है। उसके बाद उन पे डिपेंड करता है कि वो किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने मास्टर्स न्यूरो में करी है जी, तो ऑर्थो में भी है, न्यूरो में है, इवन पीडियाट्रिक्स में है, गायनिक में है, और इवन कार्डियक में भी आजकल फिजियोथेरेपी होने लग गई है, जिसका बहुत अच्छा रोल आईसीयू के अंदर रहता है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए भी रहता है। और जियाट्रिक में भी है, बहुत सारे, मतलब बायोमैकेनिक्स में भी है, इवन एमपीटी स्पोर्ट्स में भी आजकल अलग से हो रही है जी, बहुत सारे हैं इसके अंदर, मतलब आपको ये काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, जो बुजुर्ग हैं सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं घुटनों के दर्द से, और आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फिजियोथेरेपी एक विकल्प हो सकता है नी रिप्लेसमेंट का? बिल्कुल मैम, बिल्कुल होता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास कब आया, किस लेवल पे आया। अगर आपको पेन हुआ घुटने में और आप हमारे पास बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, तो हमको भी ये देखना पड़ता है कि टाइम लगेगा। फिजियोथेरेपी में सबसे मेन जो लोगों को लगता है टाइम, कि 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, डिपेंड उन पे करता है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम लेके हमारे पास सही टाइम पे सही वक्त पे आ गए तो बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और अगर आप टाइम ले रहे हैं, आप बहुत टाइम से सोच के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मिथ्स हैं, हम पहले दवाई ले लेते हैं फिर जा रहे हैं, तो उसके बाद नेचुरल सी बात है, इट विल टेक टाइम। अब जितना अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा के आएंगे उतना टाइम हमको उसको सही करने में लगेगा। और रही नी रिप्लेसमेंट की बात, हाँ, बहुत केसेस ऐसे हैं जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जहाँ पे हमें लगता है कि पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ओवरवेट है तो हम वेट कम करने के लिए बोलते हैं, वेट अगर कम कर लेगा तो नी रिप्लेसमेंट के चांसेस 80% कम हो जाते हैं जी। और अगर किसी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम को इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं। और बेसिकली नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है मसल्स की वीक होने से जी। और आज के टाइम में लोगों में टाइम नहीं है कि हम एक्सरसाइज करें और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। वो चाहते हैं कि हम जाएं और 2 दिन में हमारा घुटना ठीक हो जाए, हम चलने लग जाएं, उसके फिर ऑप्शन नी रिप्लेसमेंट रहता है। लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हैं, कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी करवा के सही रखने के लिए, तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत मुझे लगता नहीं कभी होगी। लेकिन ये भी आप मानेंगे ही कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतनी तसल्ली होती है। एक पेन किलर खाई दर्द कम हो गया, एक पेन किलर खाई दर्द कम हो गया। तो अधिकतर मुझे लगता है आपके पास जो केसेस आते होंगे, अभी कुछ अवेयरनेस आई है, आपने बताया लोग आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर वो आते होंगे जो बिल्कुल केस बिगड़ चुका होता होगा। अभी भी आजकल हाँ अवेयरनेस थोड़ा कम है। 60% 70% पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हम बहुत जगह दिखा लिया, हमने यहाँ पे भी दिखा लिया, वहाँ पे भी दिखा लिया, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि फिजियोथेरेपी में कुछ फ़र्क आएगा तो हम आपके पास आए हैं। तो ऐसे केस बहुत वर्स्ट केस होते हैं, बहुत बिगड़े हुए केस होते हैं, तो इनको सही करने में टाइम लगता है। और फिर ऐसे पेशेंट्स में अगर पेशेंस नहीं है जी। तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमें समझाना पड़ता है कि सर इसको आप कंटिन्यू करें, ठीक हो जाएगा। और रिजल्ट आता भी है बहुत आराम से, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर पेन हो रहा है ना बॉडी में, तो पेन इज एन इंडिकेशन कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। पेन सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है आपको, एक सिम्टम है किसी प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है आपको तो फिजियोथेरेपी लेनी होगी आपको। क्योंकि अगर मान लीजिए, बहुत इजी एग्जांपल है, मेरे कमर की अगर मसल्स वीक हैं, कमजोर हो गई हैं, और मैं थोड़ा सा भी काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तो मेरे कमर में पेन हो रहा है, और मैंने क्या किया, दवाई ले ली, पेन तो खत्म हो गया मेरा, लेकिन मसल्स तो मेरी वीक ऑलरेडी हैं। इन फ्यूचर में दोबारा से वही काम करूंगा, दोबारा चलूंगा फिरूंगा तो पेन दोबारा आएगा मेरे को, तो मैं कब तक दवाई लेता रहूँगा। दवाई तो नेचुरल, आप सब जानते हैं कि दवाई प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है बॉडी में। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन मसल्स को ही स्ट्रॉन्ग कर लें, और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से ही पूछनी है। अपनी मर्जी से यूट्यूब में देख लिया, लोगों से पूछ लिया, पड़ोसी से पूछ लिया कि उसने ऐसे की थी तो हम भी ऐसा कर लेंगे, वो प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाती है फिर। ठीक है डॉक्टर साहब, अधिकतर देखा है शरीर में किसी भी हिस्से में अगर फ्रैक्चर होता है, चोट लग जाती है, तो उसके बाद जब रिकवरी होती है, प्लास्टर जैसे उतरता है, तो डॉक्टर ज़रूर कहता है आपको फिजियोथेरेपी करानी है। आखिर फ्रैक्चर के बाद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हाँ,
बेसिकली क्या है, फ्रैक्चर जब होता है तो फ्रैक्चर का हमें मालूम है कि हड्डी का टूटना, और हड्डी को जोड़ने के लिए जो सेल्फ हड्डी काम करती है जोड़ने के लिए, इट विल टेक टाइम। तो उसके लिए मैक्सिमम प्लास्टर बांधते हैं, और प्लास्टर 1 महीने का, 2 महीने का, कभी कभी 3-3 महीने का भी होता है। तो उस वक्त क्या है, वो जॉइंट, वो वाला हिस्सा जहाँ फ्रैक्चर हुआ है काम नहीं करता है, हम बांध के रख रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फिंगर्स को नहीं हिला रहे हैं, अपने एल्बो जॉइंट्स, XYZ जो भी जॉइंट है उसको हम मोबिलिटी में लेके नहीं आ रहे हैं। तो बहुत टाइम तक जब वो एक्टिव नहीं होता है तो क्या होता है कि वो वहाँ की मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, मसल्स ने काम करना बंद कर दिया जी। तो धीरे धीरे क्या होती है, एक इजी लैंग्वेज में मसल्स अपना काम करना भूल गई, हमने उससे काम नहीं लिया। एक कहते हैं ना, लोहे में भी जंग लग जाती है, बहुत टाइम तक काम लेते नहीं है, तो वही बात मसल्स के साथ भी होती है। मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स बहुत टाइम तक काम नहीं करते हैं तो स्टिफ हो जाते हैं वो जी। और जॉइंट भी स्टिफ हो जाता है। फ्रैक्चर जुड़ गया, हड्डी जुड़ गई, लेकिन वो वाले पार्ट ने काम नहीं किया तो वो स्टिफ हो जाती है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट उस पेशेंट को, उस पार्ट को और उस जॉइंट को एक्टिवली मैनुअली अपने हाथ से कुछ मशीन से रिलीज करके कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, और धीरे 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 वो दोबारा से पुराने रेंज में आ जाता है। जी, चलिए डॉक्टर साहब से जो बातें हैं, जो चर्चा है फिजियोथेरेपी को लेके, वो जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी की। वैसे भी कहा जाता है खिलाड़ियों के लिए तो जो फिजियोथेरेपी है वरदान के मुताबिक है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। हम बात कर रहे हैं आज फिजियोथेरेपी की, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रेश अरोड़ा। डॉक्टर साहब, हमने बात की, अभी हमने घुटनों की बात की, कमर दर्द की बात की, अस्थमा में भी मैंने कुछ सुना है कि जो फिजियोथेरेपी है कुछ काम देती है, वो किस तरह काम देती है? हाँ, देखिए, अस्थमा में बेसिकली फिजियोथेरेपी का रोल कुछ हद तक यह है कि अस्थमा का मतलब है पेशेंट्स के लंग्स प्रॉपर काम नहीं करते हैं, सांस की प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मास्टर्स इन रेस्पिरेटरी भी आजकल होती है, आईसीयू में भी बहुत ज़रूरत पड़ती है फिजियोथेरेपिस्ट की। तो हम कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो पेशेंट्स को हम लंग्स को सही करने के लिए, डायफ्राम को सही करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बोलते हैं। लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इसके अंदर होती है। उसके कारण क्या होता है, हमारे अस्थमा के पेशेंट को बहुत हद तक, लाइक 40% तक रिलीफ मिलता है अगर वो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो फिजियोथेरेपी बता रहा है वो करता है तो। बाकी ट्रीटमेंट इसका फिर अलग से ट्रीटमेंट चलता है उसका। चलिए, हमने प्रेगनेंसी में भी क्या कुछ फिजियोथेरेपी हैं योगदान दे सकती हैं कि अच्छे से प्रेगनेंसी हो जाए, गर्भवती महिला को ज़्यादा तकलीफ ना हो? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। आजकल मास्टर्स गायनेकोलॉजी में भी होने लग गई है जी। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस है लोगों में, जैसा कि आजकल हो रहा है जी, तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लेडीज ऐसी भी हैं जो बिफोर प्रेगनेंसी, लाइक जब उनको लगता है कि यस दे आर प्रेग्नेंट, वो आते हैं हमारे पास, जिसको हम प्रीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइज बोलते हैं कि बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी कुछ एक्सरसाइज रहती हैं, तो उसको हम फॉलो अप करते हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फीमेल्स के बोन्स में, पेल्विक मसल्स में, हाइट छोटी है, किसी के वेट ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स पहले ही बोल देते हैं, या ट्विंस अगर हैं डॉक्टर्स पहले बोलते हैं कि यार सिजेरियन होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ये ऐसा हो सकता है। पेल्विक मसल्स अगर आपकी सही नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए कुछ हम प्रीनेटल एक्सरसाइज कराते हैं, जिसको हम कीगल एक्सरसाइज भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। वो फीमेल्स करती हैं, उससे क्या है, लोअर एब्डोमेन की, वेजाइनल पार्ट की और पेल्विक मसल्स की जो पार्ट रहते हैं, मसल्स रहते हैं, वो इतने इजी और इतने रिलीज हो जाते हैं कि डिलीवरी के टाइम उनको प्रॉब्लम आती नहीं है, जो कि 70 to 80% तक उनको योगदान मिलता है एक फिजियोथेरेपिस्ट से, आराम से काम होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए डॉक्टर साहब, बात करते हैं सबसे आखिर में आके हम स्पोर्ट्स इंजरी की, क्योंकि वैसे भी आपने खुद ही कहा कि इंडिया में अगर फिजियोथेरेपी का नाम कहीं अगर सुना गया तो क्रिकेट में सुना गया, या उसके बाद बाकी स्पोर्ट्स के अंदर, और आपने भी PhD की है इसी विषय के अंदर। खिलाड़ियों के लिए फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है? बहुत। खिलाड़ियों के लिए फिजियोथेरेपी और एक डाइट, ये दो चीज़ बहुत बराबर इक्वल ज़रूरत है। इवन एक खिलाड़ी को जितनी ज़रूरत अच्छी डाइट की है उतनी ही ज़्यादा जरूरत फिजियोथेरेपी की है जी। क्योंकि उसको खेलना है तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको पहले ही बताएगा आपको कौन से मोमेंट सही तरीके से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ड्यूरिंग गेम अगर उसको चोट लगती है तो इमीडिएट रिलीफ उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट दे पाएगा, ना कि कोई मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन डोप टेस्ट में भी आती हैं। तो वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि मेडिसिन ना लें, बिना मेडिसिन के हम ठीक हो जाएं। वहाँ पर नीड पड़ती है फिजियोथेरेपिस्ट की। आजकल स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, और हाँ, टेपिंग है, निडलिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ग्राउंड पे जाके ऑन द फील्ड देते हैं पेशेंट्स को, किसी प्लेयर को। वहाँ पे हम कोई मेडिसिन या कोई मशीन लेके जा नहीं सकते हैं कि आपको हमको सही करना है या हीट देना है हमको। आपको इमीडिएट कुछ मैनुअल एक्सरसाइज रहती है और विद इन ए सेकेंड्स और कभी कभी ज़्यादा कुछ मिनट में वो प्लेयर फिर से ग्राउंड में आता है खेलने के लिए।
तो उसमें क्या दवाइयाँ भी साथ में आप लोग कुछ देते हैं या खाली आप एक्सरसाइज ही कराते दवाइयों हैं? से ज्यादा हम लोग हमारा एक फार्मूला होता है जो सभी जानते होंगे, एक राइस फार्मूला बोलते हैं, RICE, जी। जिसको हम आप बोल सकते हैं कि आर मतलब रेस्ट हो गया, थोड़ा रेस्ट देते हैं हम जी, उसको। जी। आई मतलब आइस, हम आइस पैक थोड़ा लगाते हैं, अगर स्वेलिंग हो जाती है तो आइस पैक से स्वेलिंग बहुत जल्दी खत्म होती है। लोगों में वो गलत धारणा है कि चोट लगेगी तो गर्म से करना, गर्म सिकाई करते हैं, गर्म हाँ, सिकाई बिल्कुल। से स्वेलिंग हमेशा बढ़ेगी। स्टार्टिंग में आपको आइस पैक ही लगाना है, उसके बाद थोड़ा कंप्रेस करते हैं, उसको थोड़ा बांध देते हैं थोड़ा, ताकि स्वेलिंग फैले जी। नहीं। और लास्ट में एलिवेटर थोड़ा सा उसको अबव द हार्ट रखना है, ताकि ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आए, और कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाता है, बंदा खेलने के लायक हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और बाकी फिर भी अगर हमको लगता है कि हाँ इंजरी बड़ी है और नहीं खेल पाएगा, तो हम टेपिंग, आपने कई बार देखा होगा ग्राउंड्स में कई स्पोर्ट्स पर्सन टेप बांध के खेलते हैं, जी, किसी ने टेप यहाँ लगा रखी है, किसी ने थाइस में, तो टेपिंग बांध देते हैं, उससे आराम से वो पूरा गेम खेलता है। और आफ्टर द गेम हम फिर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं पूरा। डॉक्टर साहब, अगर किसी एक पार्ट में कुछ इंजरी होती है स्पोर्ट्स पर्सन के, तो क्या वो उतना ही मजबूत आगे भी रह पाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रह पाता है वो। बल्कि एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा अवेयर होता है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी इस चीज़ को फॉलो अप करती है, वो खुद बहुत मेंटेन रखते हैं अपने आप को, तो दे नोज की एक्सरसाइज करेंगे तो ही ठीक होंगे, कुछ भी फर्क नहीं आता। अगर लेफ्ट वाले लेग में चोट लगी है तो कुछ टाइम के बाद लेफ्ट और राइट दोनों ही बराबर उसके पावरफुल रहेंगे, ऐसे नहीं कि लेफ्ट में लगी है। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, हमको बोलना पड़ता है कि अगर एक फास्ट बॉलर है तो हम बोल देंगे कि आपको कौन से पैर पे वेट लेना है, कौन से पे नहीं लेना है, बस कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वो बराबर हो जाते हैं। किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी जो सबसे ज्यादा कॉमन है? अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग मेरे पास बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं कबड्डी के। जी। अब कबड्डी वाले में मैक्सिमम का एंकल इंजरीज बहुत होती हैं, क्योंकि वो ट्विस्ट करते हैं जी, बिल्कुल। और पुश करते हैं, फिर अपोजिट प्लेयर्स उनको पकड़ता है, एंकल खींचता है, तो बेसिकली होता है शोल्डर डिसलोकेशन, बहुत बड़ा एक बीमारी है जो देखा है हमने मैक्सिमम पर्सन्स में होती है। फास्ट बॉलर जो हैं उनके एंकल में, क्योंकि फास्ट बॉलर में सबसे आखिर में पूरे एंकल पे जोर आता है, तो एंकल इंजरी होने के चांस हो जाते हैं। बैडमिंटन, टेनिस प्लेयर्स के नाम से आपको टेनिस एल्बो मालूम होगा, हर कोई जानता है टेनिस एल्बो एक प्रॉब्लम होती है जो टेनिस से ही एक बनी है। गोल्फ खेलने वालों में उसका एल्बो में अगर प्रॉब्लम होती है, गोल्फ खेलने वालों को गोल्फर्स एल्बो ज्यादा हो जाते हैं। तो स्पेसिफिक बहुत सारी हर गेम्स की कुछ कंडीशंस अलग रहती हैं। आपको लगता है राजस्थान में अवेयरनेस है, लोग आते हैं? अभी है, बहुत ज़्यादा है, अच्छी अवेयरनेस है। अब पर्सनली मेरे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स आ रहे हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल, पैरा ओलंपियंस भी खेलते हैं। इवन राजस्थान पुलिस की बहुत सारी टीम्स के मेंबर्स मेरे पास आ रहे हैं, दे नोज। इवन अब तो स्कूल में, कॉलेज में भी बच्चों को बोला जाता है कि फिजियोथेरेपी क्या है क्या नहीं है। हर टीम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट रखना उनके लिए जरूरी हो गया। इवन स्कूल टीम के लोग, प्रिंसिपल्स भी हमें कॉल करते हैं कि सर हमारी एक छोटी टीम है, एक फिजियोथेरेपिस्ट का सेशन हमें चाहिए इनके लिए, आप बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है। डॉक्टर साहब, ठीक है, अवेयरनेस आ रही है, आपने बताया सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि ठीक है थोड़ी नसें दबा देना, थोड़ी एक्सरसाइज करा देना, इससे क्या होता है। कुछ लोग डॉक्टर के कहने से शुरू भी करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। मिथ्स, कुछ मिथ्स होते हैं लोगों में कि हम डॉक्टर साहब के पास गए, फिजियोथेरेपी के पास गए, हम 4 दिन से जा रहे हैं, 4 दिन से वो वही चीज करवा रहे हैं, वही एक्सरसाइज करवा रहे हैं, वही 2 मशीन हम घर में कर सकते हैं, वो हम घर में कर लेंगे जी। तो लेकिन दे डोंट नो, उनको ये हमें बोलना पड़ता है कि कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। हम एक प्रोग्राम सेट करते हैं किसी भी पेशेंट के लिए, अगर 1 महीने का प्रोग्राम सेट किया है तो मतलब 10-10 दिन के 4 प्रोग्राम हो गए, 3 प्रोग्राम हो गए आपके। हम हर 10 दिन के बाद आपका ट्रीटमेंट चेंज करते हैं। किसी में पेशेंस होता है जो वेट करता है, 10 दिन बाद 11वें दिन देखते हैं क्या करना है। कई लोग 5 दिन के बाद बोलते हैं हाँ सर 10% तो आराम आ गया मेरे को, तो फिर मैं ये चीज़ घर में फॉलो करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। वो फिर 20 दिन बाद आता है, 25 दिन बाद सर हम आए थे आपके पास, कुछ ठीक हो गए, पूरे ठीक नहीं हो पाए। तो लोगों को ये बोलना है, बताना है कि फिजियोथेरेपिस्ट ने अगर आपको बोला है कि आपको 15 दिन या 1 महीने ट्रीटमेंट लेना है, इट मीन उसने सोच के बोला है कि यस आपको 15 दिन ही ट्रीटमेंट लेना है, 5 दिन का ट्रीटमेंट नहीं, हर 5 दिन में करेंगे तो पूरा उसको कवर करना पड़ेगा। निगरानी में भी वो करते हैं, जब शायद आप अपने आप करेंगे तो उस तरीके से प्रॉपर नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ नुकसान ही हो जाए फायदे की। मैं अपने हर पेशेंट को, इवन मेरे स्टाफ को भी, हर किसी को बोलता हूँ जी कि किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है कि पेशेंट को बोले कि आपको क्या नहीं करना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बता देंगे। क्या चीज़ नहीं करनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लोग क्या करते हैं, चैनल्स देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये एक्सरसाइज की वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गए। ऐसा नहीं कि आप भी ठीक हो जाएंगे, हो सकता है कि आपकी इंजरी बढ़ जाए। तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए,
इंजरी बताइए, जो एक्सरसाइज वो बताएंगे वही करिए। और एक चीज मैं एक मिथ और दूर करता हूँ, जी। लोग सोचते हैं हमें इंजरी होगी, हमें प्रॉब्लम होगी तब हम जाएंगे किसी फिजियोस के पास। नो, आई थिंक कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे, आपका बैठने का तरीका, उठने का, लैपटॉप, आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है हरदम जी। मोबाइल में गेम खेलना हाँ, तो और यूं झुक झुक जाते के हैं, बिल्कुल, बैठना, बिल्कुल, जी। भाई बहन दोनों बैठे हैं मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो चीज प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे बच्चों का पोस्चर ऐसे हो जाता है, आगे की तरफ कंधे आगे आ रहे हैं और बिल्कुल। गर्दन झुक रही है, बैग भी बहुत भारी है। और बैग के बारे में तो खैर आगे एजुकेशन मिनिस्टर को सोचते हैं, लेकिन वो जितना वजन बच्चों का नहीं है उससे ज्यादा वजन तो बैग का है। जी। और फिर इसलिए हमारे पास पेशेंट, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब 8 साल के 9 साल के बच्चे भी हमारे पास बैक पेन और नेक पेन लेके आते हैं। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते बस मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल जिम का भी बहुत फैशन हो गया है, हर व्यक्ति जिम जा रहा है, मशीनें करता है, तो मुझे लगता है उससे भी कुछ इंजरी बढ़ी है। एग्जैक्टली मैं आपको वही चीज मैंने बोला ना कि आप किसके गाइडेंस में कर रहे हैं। बहुत सारी जिम ऐसी हैं जहाँ पे कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं है। फिटनेस ट्रेनर अगर है तो वो सर्टिफाइड नहीं है जी। बस उसने जिम करी और वो फिटनेस ट्रेनर बन गया। अगर आप सर्टिफाइड नहीं है तो आपको मसल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि बाइसेप्स कहाँ मसल्स है, ट्राइसेप्स क्या मसल्स है, कौन सी मसल का काम क्या है, कितना उसको लोड लेना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से आपके मसल्स की वर्थ कितनी होनी चाहिए। जो वो देखते हैं कि ये मेरा दोस्त ये वाली एक्सरसाइज कर रहा है तो मुझे भी करनी चाहिए जी। और उसने इतनी बाइसेप्स कर ली मुझे भी करनी चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर मैं जिम गया मुझे प्रॉब्लम हो गई, मैं जिम में जाता हूँ तो मुझे यहाँ चोट लग गई, मैंने एरोबिक्स किया तो मेरे नी में पेन स्टार्ट हो गया। तो मैं फिर से हर किसी को एक ही बात बोल रहा हूँ, आप जिम जाइए, जिम जाना कोई नुकसान नहीं है। जिम में क्या करना है और क्या नहीं करना, इसमें डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। गाइडेंस में कीजिए, आपको क्या करना है, ऐसे नहीं कि आपका फ्रेंड जो कर रहा है आपको वो करना है, नहीं। हर किसी की बॉडी अलग अलग है, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको अपनी एक्सरसाइज चूज करनी है, एक प्रोग्राम बनाना है, फिर वो करना है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा एक विषय है, कम समय है, फिर भी आपने काफी बातें हमारे दर्शकों को बताई। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, बड़े सहज शब्दों में जानकारी दी, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए। कहते हैं अगर जोड़ साथ दें तो बुढ़ापा भी परेशान नहीं करता, इसलिए अगर आप भी कमर या घुटनों जैसे दर्द से परेशान हैं तो एक बार समय रहते फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। हो सकता है कुछ एक्सरसाइज से ही आपको कड़वी गोलियों से बचा लें। आज के लिए हेलो डॉक्टर में बस इतना ही। नमस्कार।